साल 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जैसे ही घोषित हुआ, हिंदी की जानी मानी लेखिका गीतांजलि श्री का उपन्यास प्रेत समाधि और इसका अंग्रेजी में अनुवाद टॉप ऑफ सैंड तथा अनुवादिका जैकी रोकवेल पूरी दुनिया में छा गए। चारों तरफ इन्हीं की चर्चा, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। हिंदी जगत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इसका सकारात्मक प्रभाव हिंदी समाज पर जो पड़ना चाहिए था वह नहीं दिखाई दे रहा। इसकी पड़ताल करने के लिए अन्वेषी इंडिया के लिए अनंत अन्वेषी ने प्रोफेसर नेहा दुबे से बातचीत की। इस विशेष मुलाकात में जो बातें उभर कर आई वे हिंदी भाषी प्रत्येक व्यक्ति को जानने समझने लायक हैं। यहाँ पेश है इस बातचीत के प्रमुख अंश। दोस्तों नमस्कार, अन्वेषी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनंत अन्वेषी। आज अपने खास प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसने पिछले महीने अपने देश में नहीं पूरी दुनिया में हलचल पैदा की थी। वो विषय था जानी मानी हिंदी की लेखिका गीतांजलि श्री को मिला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। उनके हिंदी उपन्यास रेत समाधि पर यह उपन्यास मिला। हम इसी विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं नेहा दुबे जी से और इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। नेहा जी, आपका अन्वेषी इंडिया में स्वागत है। नेहा जी, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को पहले आप संक्षिप्त में अपना परिचय दे दें। धन्यवाद सर, मुझे आमंत्रित करने के लिए इस प्रोग्राम में। वैसे तो अभी मेरी कोशिश है कि मैं अपना परिचय बना सकूं, पर जो थोड़ा बहुत परिचय भी है मेरा वो ये है कि मैं इसी पवित्र भूमि प्रयागराज से पढ़ी लिखी हूँ। मेरी स्कूलिंग पूरी यहीं से हुई है और साहित्य से मेरी रुचि बचपन से थी, जिसने मुझे आकर्षित किया कि मैं एमए भी इंग्लिश लिटरेचर से करूं। और फिर मैंने अपनी पीएचडी भी इंग्लिश लिटरेचर से ही करी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, जो हमारा कहते हैं ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता था एक समय। और आज भी वहाँ का जो स्तर है वो बहुत ही कमाल का है और वहाँ से पढ़ के मैंने बहुत कुछ सीखा। और शायद साहित्य में इतनी रुचि है तो उसी माध्यम से मैं थोड़ा बहुत जानकारी या थोड़ी बहुत अपनी बात जो समझ है वो गीतांजलि श्री पे भी दे सकूं। नेहा जी, गीतांजलि श्री इस समय परिचय की मोहताज नहीं है। उनका नाम आज अपने देश में नहीं पूरे दुनिया में छाया हुआ है। उनके हिंदी उपन्यास रेत समाधि पर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, पहले तो मैं ये जानकारी जरूर देना चाहूंगी आपके दर्शकों को कि मैक बुकर प्राइज जो है वो कभी भी अंग्रेजी के सिवाय किसी और भाषा की पुस्तक को नहीं दिया जाता। पर ये हिंदी जगत के लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे देश की राज्य भाषा हिंदी के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक हिंदी भाषी लेखिका को एक अंग्रेजी जगत का पुरस्कार, जो कि इतना नामी गिरामी पुरस्कार है, वो प्राप्त हुआ है। और इसलिए पूरे हिंदी जगत के साहित्यकारों में एक उत्साह होना चाहिए और उन्हें बहुत खुले मन से इस पुरस्कार का स्वागत भी करना चाहिए और इससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नेहा जी, आपने बात बिल्कुल सही कही, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जिस खुलेपन से इसको स्वीकार किया जाना चाहिए उतने खुलेपन से शायद इस पुरस्कार को स्वीकार नहीं किया गया है। इसमें तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इस पुस्तक के बारे में ये कहा जाता है कि इसके अंदर पठनीयता कम है और यह एक 80 वर्षीय महिला के इर्द गिर्द इसकी कहानी है और यह युवाओं को पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित करेगी। तो इस मामले में आपका क्या कहना है? सर, ये कहना कि इसकी पठनीयता कम है ये पूरी तरह से उचित नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई बहुत श्रेष्ठ साहित्य लिखा जाता है तो वो हमेशा ही जो आम इंसान है या जो पॉपुलर कल्चर साहित्य होता है उससे थोड़ा भिन्न होता है। उस साहित्य को पढ़ने के लिए भी बहुत पेशेंस यानी कि धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो किसी गंभीर, संवेदनशील, किसी बहुत डीप थॉट को बताता और कहता है। ऐसे समय में ये पाठक के लिए भी जरूरी है कि वो बड़ी शांति और धैर्य से कुछ समय तक किताब के साथ चले, उन पन्नों को पलटता रहे और समझने की कोशिश करे कि आखिर बात कहनी क्या है। पर आज हम जैसा माहौल देखते हैं वैसे पाठक भी कम हैं, तो शायद इसलिए ये कह दिया जाता है कि इसकी पठनीयता कम है। मैं आपका ध्यान इस बात पे भी लाना चाहूंगी कि बहुत पहले अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने, जिन्हें खुद नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, उन्होंने एक किताब लिखी थी, द ओल्ड मैन एंड द सी।
उसकी कहानी भी ऐसी ही है, जहाँ पे एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति जो कि मछुआरा है और वो जाता है समुद्र में मछली पकड़ने, सेंटियागो नाम का व्यक्ति। ये पूरी कहानी उस पूरे मछुआरे के संघर्ष पे है कि कैसे वो जाता है और कैसे मछली पकड़ता है और क्या स्वप्न देखता है। अब आप सोचिए इस कृत्य के बाद उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ये कह देना कि उसकी पठनीयता कम होगी, ये ठीक नहीं है। हाँ, जब भी कोई श्रेष्ठ साहित्य होता है तो वो थोड़ा-सा पॉपुलर कल्चर, पॉपुलर टेस्ट उनसे भिन्न होता है। इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि भई इसकी पठनीयता कम है। मेरा अपना मानना है कि ये एक श्रेष्ठ साहित्य के अंदर का गुण है कि वो थोड़ा-सा धैर्य माँगता है आपसे कि आप धीमे-धीमे उसके साथ चलते रहें और उस बात को उतनी गहराई से समझें, जितनी गहराई से उस लेखक ने लिखी है। नेहा जी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन समस्या ये है कि ये आज की युवा पीढ़ी को सही रास्ते पे लाने के लिए ये कहा जाता है कि ये साहित्य पढ़े, गंभीर साहित्य को पढ़े, श्रेष्ठ साहित्य को पढ़े, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा है। तो इसके कारण क्या है और इस ललक को उस युवा पीढ़ी के अंदर कैसे पैदा की जाए? सर, जैसा कि मैंने पहले भी ये कहा जब पठनीयता का सवाल था कि जो श्रेष्ठ साहित्य होता है, उससे वो पॉपुलर कल्चर या पॉपुलर टेस्ट से थोड़ा दूसरा होता है। अब बात आती है कि आखिर पॉपुलर टेस्ट क्या है? सर, आज की जो युवा पीढ़ी है, वो इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन में बिलीव करती है। यानी कि उसे तुरंत ही एक ग्रैटिफिकेशन चाहिए, उसे मज़ा आ जाना चाहिए कुछ भी देख के, पढ़ के, क्योंकि वो सेंसेशनलिज़्म का ज़माना है। ऐसे में धैर्य रख के गंभीर साहित्य को पढ़ पाना उनके लिए कठिन है, क्योंकि उनका दिमाग बड़ी तेज़ी से डिस्ट्रैक्ट होता है और वो एक जगह कहीं फ़ोकस नहीं कर पाते। और उनके अंदर वो धैर्य की कमी होने के कारण वो ऐसे गंभीर मुद्दों पे जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि अक्सर इंसान हर उस बात से भागने की कोशिश करता है जो या तो उसे परेशान करे या कुछ ज्यादा ही बोर करने लगे। इसीलिए वो उसे चाहिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत का मजा, तुरंत की चीजें जिससे उसे मनोरंजन मिल सके। और इस मनोरंजन की तलाश ने ही उसे गंभीर गहरे साहित्य से थोड़ा दूर कर दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कारण पूछा जाए कि इसको कैसे हटाया जा सकता है या इसके क्या कारण थे, तो मेरा अपना मानना ये भी है कि आप देखें तो स्कूल के टाइम से ही साहित्य को वैल्यू थोड़ी कम दी जाती है। बच्चे को हमेशा मोटिवेट किया जाता है कि भाई साइंस पढ़िए, उससे बाद अगर कुछ आता है तो कॉमर्स पढ़िए, यानी कि ऐसी चीजें पढ़िए, जानिए, समझिए जिससे आपको अच्छी नौकरियां मिल सकें। नौकरी पाना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं उसी वक्त जो आर्ट्स का बच्चा होता है या जो साहित्य में जिसकी रुचि होती है, ऐसी कोई प्रेरणा आप स्कूल के स्तरों पे नहीं देखते बच्चों में कि उन्हें ये प्रेरणा दी जाए कि आप साहित्य की ओर भी जाइए, उसको पढ़िए, वो कितना जरूरी है। उन्हें ये समझाना जरूरी है कि जैसे विज्ञान पूरा शरीर का ढांचा है, तो साहित्य शरीर की आत्मा है। लेकिन ये ट्रेनिंग उन्हें स्कूल के टाइम पे नहीं दी जाती। उन्हें सिर्फ ये समझाया जाता है कि आपके लिए स्मार्ट होना जरूरी है। अगर उसी समय शायद उतनी उतनी ऊर्जा के साथ उन्हें ये समझाया जाए कि साहित्य का भी क्या इम्पोर्टेंस है, कि कैसे वो मनुष्य को और संवेदनशील और गंभीर और ज्यादा मानवीय बनाती है, तो उनकी भी रुचि आएगी अच्छी अच्छी कृतियों को पढ़ने की। अच्छी अच्छी चीजों को जब वो पढ़ेंगे तो उनके अंदर भी अच्छे विचारों का जन्म होगा। और मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा इस बारे में सोचें और हम अगर सिर्फ स्कूल पे ना डिपेंड करके अपने स्तर पे भी इस बारे में सोचें कि हाँ, हमारे आसपास जो लोग हैं जो लिख रहे हैं, कुछ अच्छा कह रहे हैं, थोड़ा हम धैर्यपूर्वक उनकी तरफ ध्यान दें, उन्हें पढ़ना शुरू करें। आप पूरा उपन्यास नहीं पढ़ सकते तो कोई अच्छी सी छोटी सी कहानी से शुरुआत कीजिए जो कोई गंभीर बात कहती हो। धीरे धीरे आपका मन भी इस तरह हो जाएगा कि आपको गंभीर और अच्छी बातें भी अच्छी लगेंगी और आप जीवन के उस आनंद को पाएंगे जो गहराई में उतर के ही मिलता है, त्वरित ग्रेटिफिकेशन में नहीं मिलता। बहुत सुंदर नेहा जी, आपने युवा पीढ़ी को जागृत करने के लिए बहुत अच्छी बात बताई कि साहित्य उनके जीवन में कितना जरूरी है और ये स्कूलों का भी दायित्व है, माता पिताओं का भी दायित्व है और बच्चों का भी दायित्व है कि चीज साहित्य के महत्व को समझें और उसके प्रति अपना लगाव पैदा करें। अब हम वापस आते हैं गीतांजलि श्री की कृति पर, जो उन्होंने लिखा है रेत समाधि। और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि 30 साल तक मेरा लेखकीय गुण कहीं गुम रहा, यानी मैं अपने सपनों में, मैं अपने उलझनों में रही और इसके कारण मैं नहीं समझ पाई इसको। आपका इस विषय में क्या कहना है? सर, जैसा कि अभी हमने चर्चा ही करी कि 30 वर्षों तक
उन्होंने अपनी कोई भी कृति लिखी नहीं। वो कहती हैं कि उनका वो गुण कहीं सुषुप्त अवस्था में था। ये वैसे तो कोई बहुत विचित्र सी बात नहीं है, पर सुनने में लग सकती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये तो ऐसा गुण है जो कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में, तुरंत ही समझना या दिख जाना चाहिए था। लेकिन हमें ये भी समझने की ज़रूरत होती है कि कभी-कभी कुछ गुणों को प्रत्यक्ष आने में, प्रकट होने में थोड़ा समय लगता है। जैसे-जैसे परिवेश बदलता है, माहौल बदलता है, कोई बात, कोई घटना, कुछ ऐसी चीज़ व्यक्ति को यूँ ट्रिगर कर जाती है कि उसके अंदर का वो छुपा हुआ गुण प्रकट होने लगता है। आप ध्यान दें तो लगता है ना कि उनके पिताजी जो सिविल सर्वेंट थे और वो हमेशा खुद ही अलग-अलग जगहों पे रहीं। तो हो सकता है उन्हें वैसा माहौल कभी मिला नहीं, क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक परिवेश में थी। पर जब आप देखिए वो जब हिंदी से पीएचडी करने लगती हैं, तब उनका जो है ये पूरा ताल्लुकात बढ़ते हैं उन लेखकों से, उन महान लेखकों से जिन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया है। और तब शायद उनके उनके ऊपर भी उनका प्रभाव लगता होगा, और उनका बहुत ऐसे हस्तियों से मिलना भी हुआ है, जो इसी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे। और कभी-कभी जब आप ऐसे परिवेश में पहुँचते हैं, तो आपके अंदर की कला भी फिर मुखर होने लगती है। आपको सबसे पहली बात ये भी समझनी चाहिए कि कभी-कभी लेखक में ये विश्वास पैदा होना भी ज़रूरी है कि वो अच्छा लिख सकता है। और कभी-कभी जब उसे पहले माहौल नहीं मिला होता, उसने कभी लिखा नहीं होता, तो उसके अंदर एक थोड़ा-सा घबराहट होती है, क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि सच में मैं कुछ अच्छा लिख सकता हूँ। लेकिन अच्छे परिवेश में अच्छे लोग जब उनकी प्राथमिक रचनाओं को पढ़ते हैं, अपनी टिप्पणियाँ देते हैं, तो उन्हें भी ये कॉन्फिडेंस होने लगता है कि हाँ, मेरे अंदर भी शायद ये गुण है। उन्हें अपने गुण पे भरोसा होने लगता है और फिर वो उसे और मुखर और तेज बनाने में लग जाते हैं। मेरा मानना है कि गीतांजलि श्री जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि पहले 30 वर्षों की आयु में शायद उन्हें वो परिवेश, वो ट्रिगर, वो बात नहीं मिल पाई, जिससे उनकी वो अंदर की प्रतिभा कहीं प्रकट हो पाती। और जैसे ही उन्होंने हिंदी साहित्य में पीएचडी करना शुरू किया, उन्हें एक पूरा खुला जगत मिला, महान लेखक मिले, जिन्होंने उन्हें ज़रूर ही प्रभावित किया होगा और जिन्होंने उनकी अदृश्य तौर पे मदद की होगी कि वो भी अपने अंदर के छुपे गुण को पहचानें और कुछ अच्छा लिखें। और शायद उसी की देन है कि उनकी पहली कृति माई और आज रेत समाधि को देखिए, हम बुकर प्राइज से नवाजा गया है, जो कि अपने में सिर्फ अंग्रेजी साहित्यकारों को ही मिलती थी। तो एक एक कीर्तिमान रचा है उन्होंने। नेहा जी, आपके जवाब को सुन करके मेरे दिमाग में वो सारी मीडिया की रिपोर्ट घूमने लगी जो मेरे सामने आई। ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं। प्रेमचंद जी की पौत्री से इनकी निकटता बनी, उस परिवार से निकटता बनी, फिर धीरे धीरे दिल्ली में आकर के बड़े बड़े लेखकों से संपर्क बना, कृष्णा स्वरूप जी से इनका बहुत निकट का संबंध बना। तो निश्चित रूप से इस परिवेश ने इनको इतनी बड़ी लेखिका बनने में बहुत बड़ी मदद की होगी, ऐसा माना जाना चाहिए या माना जा सकता है। नेहा जी, आपसे सवाल बहुत से किए जा सकते हैं क्योंकि आपके पास मैं समझता हूँ ज्ञान का भंडार है और खासतौर से साहित्य जगत का। लेकिन अब हम अंतिम प्रश्न पर आते हैं। हमको लगता है कि यह पुरस्कार मिलने के बाद साहित्य जगत में कुछ इस प्रकार की हलचल पैदा हो रही है कि चूंकि ये उपन्यास राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था, तो शायद इसमें राजकमल प्रकाशन की बहुत बड़ी भूमिका रही हो। इसका अंग्रेजी में अनुवाद अमेरिकन लेखिका डेजी रॉकवेल ने किया है। शायद अनुवादक की भूमिका बहुत विशेष रही हो, इसलिए हम अपनी रचना राजकमल से प्रकाशित कराएं या अपने रचना का अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल से कराएं। इस प्रकार का एक झुकाव, इस प्रकार का रुझान थोड़ा सा दिखाई देता है। तो इस संबंध में आप क्या सोचती हैं? सर, पहले तो बात करते हैं जो आपने कहा, 2 बातें करी, एक तो प्रकाशन की और फिर एक अनुवादक की। तो पहले तो बात कर लेते हैं प्रकाशन की। सर, मेरा जहाँ तक मानना है कि इसमें प्रकाशन की कोई भूमिका नहीं हो सकती, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय जगत का पुरस्कार है और वो यह सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पुस्तक की जो विशेष क्वालिटी है, जो थीम है, वो उस पे ही मिल सकता है, उसकी श्रेष्ठता पे ही मिल सकता है। हाँ, प्रकाशन से प्रकाशित हो जाना, वो कोई और प्रकाशन भी हो सकता था, इस बार शायद राजकमल प्रकाशन है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रकाशन का कोई बहुत योगदान है या लोगों को ये सोचना चाहिए कि इस प्रकाशन से प्रकाशित करवाने से हमारा कोई फ़ायदा होगा।
हाँ, लेकिन अनुवादक की अगर बात की जाए तो ये ज़रूर कहेंगे कि हाँ, अनुवादक के अपने विशेष गुण होते हैं। उन्होंने वाक़ई इस रचना को बिल्कुल वैसे ही अनुवाद किया होगा, उस भावना के साथ अनुवाद किया होगा जैसा कि गीतांजलि श्री ने लिखा है। क्योंकि देखिए अनुवाद में सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं होता। मेन बात है कि उस भावना को भी उतारा जाना चाहिए उस अनुवाद के अंदर भी जो वो लेखिका कहना चाह रही थी। हम देखते हैं कभी-कभी कि जब अनुवाद कोई व्यक्ति करता है तो अनुवाद करता तो सही है, पर कहीं न कहीं उसकी जो भावना है, जो मूल भावना है, वो रह जाती है, वो नहीं आ पाती। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो कमला दास जी जो भारत की एक और महान लेखिका रही हैं, उन्होंने भी पहले कुछ कृतियां लिखी थी और उसे लोगों से अनुवाद करवाया। लेकिन उनके जो अनुवादक थे वो शायद उनकी जो मूल भावना थी कमला दास जी की, उनकी कृतियों की जो मूल भावना थी वो उसको नहीं उतार पाते थे। इससे वो उनमें इतना असंतोष पैदा हुआ कि उन्होंने खुद ही फिर अपने ही शब्दों में उस भाषा को समझ के अपने शब्दों में फिर अपनी बात कही और तब वो संतुष्ट हो पाई कि हाँ, अब ये कृति वो बात कह रही है जो मैं पाठकों तक या दुनिया तक पहुंचाना चाहती थी। तो अनुवादक की भूमिका तो है, लेकिन उसमें ये समझ लेना कि नहीं डेजी रॉकवेल जी से ही अनुवाद कराया जाएगा या उनके अनुवाद कर देने से ये मैक बुकर प्राइज मिल गया है गीतांजलि श्री को, ये एक भ्रम की स्थिति है। ये प्राइज सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी किताब की श्रेष्ठता पे ही उन्हें मिला है। हाँ, अनुवादक की भूमिका अच्छी है कि उन्होंने बहुत खूबसूरती से उनके न सिर्फ शब्दों को बल्कि भावों को भी उस किताब में उतारा, उस अनुवाद में उतारा। तो ऐसे भ्रम नहीं पालने चाहिए कि हाँ, अनुवादक का कोई इन्हीं से अनुवाद करा करके हमें कोई पुरस्कार मिल जाएगा, क्योंकि डेजी रॉकवेल ने तो और भी कृतियां अनुवादित की हैं, सबको तो पुरस्कार नहीं मिला। ये मान लेना बिल्कुल सही है कि वो एक अच्छी अनुवादक है, पर इसमें ये मान लेना कि नहीं इनसे अनुवाद करा के हमें पुरस्कार मिल जाएगा, ये सोचना एक भ्रम की स्थिति है। मेरा यही मानना है। हमने हिंदी साहित्य के पाठकों के मनोभाव को समझने की कोशिश करी और साथ ही ये जानने की कोशिश करी कि ये पाठक गंभीर साहित्य से क्यों दूर होते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि यह चर्चा दर्शकों को भी पसंद आएगी। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप दर्शक भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करना न भूलें।